Hello everyone, welcome to Integrated Career Help Academy. I hope you all are doing great. I am अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ आरबीआई की हिस्ट्री, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या जो है आरबीआई की फंक्शनैलिटी है, किस तरह से जो है आरबीआई बना है और क्या क्या इसमें जो है एक स्ट्रक्चर है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ का जो है ये पहली वीडियो है। इसके साथ ही साथ मैं इसमें ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जो स्टैटिक्स टर्म्स हैं, ठीक है, और उनके रिलेटेड जो करंट जो भी उसमें चला हुआ है, ठीक है, करंट सिनेरियो में क्या क्या जो है उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको मैं सभी को आपको उसमें डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई है क्या। दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा जो है सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक है। हर एक कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक रहता है। ठीक है, जैसे जापान का लेके चलो तो बैंक ऑफ जापान। ठीक है, तो उसी तरह जो है हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है, इसके लिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका प्रोविजन बना होता है। ठीक है, बट इसमें इसके लिए एक अलग से एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था जिसके अंडर जो है इसको क्रिएट किया गया था। अब देखिए क्या होता है, ये एक एपेक्स बॉडी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, ओन्ड बाय दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो उसको ओन करते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसको रेगुलेट करती है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, और क्या करती है, कंट्रोल करती है, इशू करती है और मेंटेन करती है मनी सप्लाई को। ठीक है, डिफरेंट जो है इसमें टूल्स होते हैं आरबीआई के पास जिसके थ्रू जो है मनी को कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए एक तो क्या है कि रेगुलेट करना और इशू करना बैंक नोट्स, डिफरेंट बैंक नोट्स हैं। ठीक है, 1 रुपए का नोट को छोड़ के बाकी जो भी नोट्स हैं वो आरबीआई के अंडर आते हैं। ठीक है, और टू मेंटेन रिजर्व्स विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है एक आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल एक जो है रेगुलेटरी बॉडी है जो कि क्या करती है, कंट्रोल करती है जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्राइस स्टेबिलिटी के जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो इसको कंट्रोल करती है। इवन जो है रिजर्व जो रहता है हमारा, जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, इसको ये भी आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो है 1926 में एक जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसीज एंड फाइनेंस, जिसको क्या कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। मतलब हिल्टन यंग जो थे इसमें चेयरपर्सन थे जिन्होंने जो है कमीशन बनाया था। किसके रिगार्डिंग था, ये था इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो इन्होंने ये जो है अनाउंस किया था कि इंडिया के पास एक अपना जो है सेंट्रल बैंक होना चाहिए, रिकमेंडेशन दी थी। और साथ ही साथ एक और आपने याद रखना है, डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने भी इनकी रिकमेंडेशन जो भी थी इसको भी इन्होंने फॉलो किया था। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 1934 में एक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है पास किया गया और उसके ऊपर जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बनाई गई। ठीक है, जो कि कब फॉर्म हुई, 1935 में। और ये कब हुई, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, जिसको 1 अप्रैल को आरबीआई डे भी कहा जाता है इसलिए। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस थे, इसके अंडर इसको बनाया गया। और इसको सबसे पहले कहाँ पे जो है बनाया गया, कैलकाटा, जो कि अभी क्या है कोलकाता, तो यहाँ पे इसको फॉर्म किया गया। बट 1937 में इसके जो भी मुख्यालय थे उनको मूव कर दिया गया कोलकाता से मुंबई में। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, देखिए आरबीआई सिर्फ इंडिया का ही जो है सेंट्रल बैंक नहीं था, इसने पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक जो है के तौर पे काम किया है। ठीक है, टिल 1948 एंड
जो बर्मा जो कि म्यांमार है उसके लिए 1947 तक जो है काम किया है, ठीक है, एज सेंट्रल बैंक ऑफ देयर कंट्रीज। तो 1949 में क्या हुआ, क्योंकि अभी जो है आरबीआई को एज अ प्राइवेट बैंक जो है बनाया गया था, बट 1949 में इसमें एक जो है एक्ट जो था दैट इज ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, इसके अंडर 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो ये इसमें था। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट आता है कि फंक्शंस क्या है आरबीआई के फंक्शन। आरबीआई क्योंकि आपको डिफरेंट जो है चीजें करता है, सबसे पहले देखो मॉनेटरी फंक्शंस क्या क्या है। मॉनेटरी फंक्शंस क्या है, इशूअर ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट्स को इशू करता है। किसको नहीं करता है, 1 रुपए के जो नोट्स होंगे और 1 रुपए के जो कॉइन है इनको जो है इशू नहीं करता, बट इनको रेगुलेट जरूर करता है, ठीक है। इनको जो है 1 रुपए के जो नोट्स हैं एंड 1 रुपए के जो कॉइन है इनको करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो उसको इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स को इशू करने की मोनोपोली है। 1 रुपए का नोट और कॉइन है ये जो है ऑल डिनोमिनेशन आर मिंटेड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मिंट भी करती है और इशू भी करती है, ठीक है, बट इसको सर्कुलेट कौन करता है, सर्कुलेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आरबीआई की, ठीक है। और एक और चीज देखिए, आरबीआई इशू करेंसी नोट्स अंडर सिस्टम कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस। एमआरएस को आपने याद रखना, एमआरएस है क्या। एमआरएस क्या बोलता है कि आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आरबीआई को रखना ही है, ठीक है, विद 115 करोड़ ऑफ द रिजर्व हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड और बुलियंस एंड रिमेनिंग 85 करोड़ इन द फॉरेन करेंसीज, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व भी रखना जरूरी है और जो है आपका 115 जो है करोड़ का जो है उसमें क्या रखना पड़ेगा, गोल्ड कॉइन और बुलियन की फॉर्म में, ठीक है। अब बात ही है आगे बात इसमें कि क्या है, एक देखो अब तो पहला फंक्शन तो आपने देखा कि इशूअर ऑफ नोट्स, सेकंड है इसमें बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों का ही एक एजेंट के, बैंकिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, उनको एडवाइस करता है, ठीक है। तो क्या करता है, मैनेज करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को और उनकी ट्रेजरीज को, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी डिपॉजिट आते हैं वो आरबीआई के पास ही आते हैं, गवर्नमेंट के, ठीक है। और क्या करता है, लेंड टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है लेंड भी करता है। बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय करना या सेल करना ये आरबीआई के अंडर ही आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ही करता है, ठीक है। और क्या करता है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू गवर्नमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स है उनको मॉनेटरी एंड फाइनेंशियली एडवाइस देना भी किसका काम है, आरबीआई का। अब आती है बात आगे की ये बैंकर टू बैंक, देखो क्योंकि क्या करता है ये जो है आरबीआई ये जो है रेगुलेट भी करता है बैंक्स को। तो एक तो आ जाएगा इसमें जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, तो ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है। तो बैंकर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, दैट इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, तो इनका लिए सभी के लिए, ठीक है। कीप द रिजर्व्स ऑफ बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो, आपको पता है कि ये जो होना चाहिए ये 4% जो होता है, 4% जो भी बैंक है उसका 4% जो है वो आरबीआई के पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और तीसरा है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बैंक्स अगेंस्ट मॉर्गेज सिक्योरिटीज, ठीक है, जो बैंक्स की जो भी मॉर्गेज सिक्योरिटीज होंगी उसके अगेंस्ट जो है आरबीआई उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, उनको एक टाइप का लोन देता है, ठीक है। और रीडिस्काउंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर इसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब देखिए क्या होता है, बैंक्स जो है एक दूसरे का जो है डील करते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल एजेंसी एक दूसरे का डील करती हैं इस तरह से कि जब भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे से वो जो है लेंड कर लेते हैं। बट अगर मान लो कोई ऐसा बैंक आए लास्ट टाइम पे उसको जरूरत है, ठीक है, मनी की, बट जो है कहीं से भी इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस scheduled commercial bank approached the RBI to get financial assistance,
ठीक है। और ये किसके बेस पे होगा, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखी जाएगी, सिक्योरिटीज, उसके बेस पे ये किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। आपको पता है कि किस तरह से किया जाता है, इसको किया जाता है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो उसके बारे में अगली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, देखो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। आपको पता है कि जो भी इसमें अगर मान लीजिए अगर आरबीआई जो है कम कर देता है रेट, ठीक है, जो भी लोन्स के रेट हैं, ठीक है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को कम या ज़्यादा करता है, तो उससे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो है उससे अफेक्ट होती हैं। तो इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक जनरल प्राइस लेवल जो है इसमें इकोनॉमी में रखने के लिए जो है आरबीआई इस तरह की चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है मेंटेन करता है, इंडिया में जो भी आएगी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो अब इंडिया में क्या है, जो इंडियन मनी है दैट इज इंडियन जो रुपीज़ है उसको भी एक वैल्यू दी है, ठीक है। ना तो उसको हम ज़्यादा ही कम कर सकते हैं, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, एक मेंटेन रखना पड़ता है उसको। तो एक स्टेबलाइज करना पड़ता है मनी को, इंडियन जो भी करेंसी है, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ताकि जो है हमारे जो है फॉरेन ट्रेड है और उनके जो प्रमोशन है उसको हेल्प मिले, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर रुपीज़ का जो प्राइस वो बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी सामान बनेगा वो जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसको बहुत कम गिरा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बिजनेस है उनको बहुत सारा लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक मेंटेन करके रखता है, दैट इज आरबीआई मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। एक एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके सेकेंड फंक्शन की, दैट इज जर्नल फंक्शन। जर्नल फंक्शन क्या क्या है, पहले फंक्शन है मॉनेटरी के रिलेटेड, सेकेंड क्या है, सेकंड है आपका देखो आरबीआई एक्ट के अंडर जो है, आरबीआई जो है क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक तो इसके अंडर, और सेकंड जो है 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये दोनों जो भी एक्ट्स हैं, ये दोनों ये क्या करते हैं, आरबीआई को पावर्स देते हैं टू रेगुलेट दी बैंक्स इन दी कंट्री, ठीक है। चाहे वो फॉरेन बैंक ही क्यों ना इंडिया में जो है आ रहा हो, ठीक है, अपनी ब्रांच खोल रहा हो, तो फिर भी उसको शेड्यूल्ड होना पड़ेगा अंडर आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर उसको जो है शेड्यूल्ड होना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या क्या परफॉर्म करता है, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, एक तो देखो लाइसेंस देता है, ठीक है, नया अगर बैंक होगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करता है, प्रिस्क्राइब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेड अप कैपिटल्स एंड रिजर्व्स की, ठीक है, जो भी हमारी स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशियो है और जो कैश रिजर्व रेशियो है, तो ये दो चीज़ें इसमें रिजर्व में आ जाएंगे। और इसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या क्या होगा, आपको पता है कि डिफरेंट तरह के बैंक्स हैं, ठीक है, एंड एनबीएफसीज भी हैं, तो ये सारी जो है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है, उनको जो है पेड अप कैपिटल कितना जो है रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ आरबीआई बताता है। प्रमोशन फंक्शन क्या क्या है, देखो एक तो कोई भी मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है, वो अपनी एक्सपेंशन करना चाहता है, डिफरेंट जो है स्टेट्स में वो जो एंटर करना चाहता है, और या तो वो फॉरेन में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए ये आरबीआई का एक फंक्शन है कि वो एनेबल करता है एक्सपेंशन, ठीक है, इन बैंक्स की। और क्या करता है, डिफरेंट तरह के जो देखो, एक तो अब आजकल आपको पता है कि जो है डिफरेंट तरह के स्कैम हो रही हैं, या जो इस तरह से जो है डिजिटाइजेशन हो रही है, तो उसके लिए क्या है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में, और उनको एजुकेट करने के लिए, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी इसमें कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो भी इसमें क्लाइंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई जो है इस तरह की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये लेके आता है। और साथ ही साथ जो बैंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, ठीक है, वो अपना जो है खाता खोलें, उसके लिए इसका प्रमोशन करता है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो है आती रहती हैं इसमें कमर्शियलाइज जो एड्स हैं वो आती रहती हैं, ठीक है, बाय आरबीआई। और इसके साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है उन एरियाज़ में जो कि डेवलप नहीं है या अंडर डेवलपिंग, या जहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है चीज़ें जो आरबीआई करता है, प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मैं स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ
कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कितने हैं, ठीक है, और इसमें जो है हेड कौन है इनका। तो 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, 21 मेंबर एक जो है ग्रुप है जिसमें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें कि जो ऑफिशियल डायरेक्टर है वो है 5 लोग। एक तो गवर्नर, जैसे हमारे अभी गवर्नर है, और 4 से ऊपर डेप्यूटी गवर्नर नहीं होने चाहिए। 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, बट 4 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये जो है वो जो लॉ में, एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ये कितने होने चाहिए, ये जो होते हैं आपके, देखो ये 5 हो गए, और ये होते हैं 16 जो कि नॉन ऑफिशियल है। नॉन ऑफिशियल कौन से, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग वेरियस फील्ड, ठीक है, जो भी अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि आरबीआई के जो 4 जोन्स हैं, ठीक है, जिसमें कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, इनके जो भी हेड्स होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो टोटल कितने बनते हैं, 16 और 5 21 मेंबर की जो है ये जो है बोर्ड बनता है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होता है इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ बैंक्स अफेयर, ठीक है, ये आरबीआई के अफेयर में, ठीक है। अब बात आती है कि इसके कुछ फैक्ट्स, कुछ की फैक्ट्स के बारे में। तो आपको पता है कि इसमें जब आरबीआई बनाया गया था, जब 1935 में जो फाउंड किया गया था, तो उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे जो पहले गवर्नर थे जो कि थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि थे ब्रिटिश, ठीक है, ये फर्स्ट एवर गवर्नर। बट अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। और आपको याद रखना, देखो अभी तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 1991 1992 में जो भी ग्लोबलाइजेशन का जो भी इसमें इन्होंने लेके आए थे, तो इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड जो एम्बलम है आरबीआई का, आपने देखा होगा इस तरह से जो है सर्कल में रहता है, इस तरफ जो है आरबीआई लिखा होता है, और बीच में क्या होता है, एक टाइगर की जो पिक्चर होती है, और साथ में क्या होता है, पाम ट्री होता है, इस तरह से, ठीक है। तो टाइगर एंड पाम ट्री फर्स्ट जो था यहाँ पे इस जगह पे जो पिक्चर थी लॉयन की, बट बाद में जो टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब क्योंकि टाइगर जो है इंडिया का जो है अपना नेशनल एनिमल है, तो उसके लिए इसको जो है एक रिगार्ड दिया गया, दैट इज टाइगर जो है इसमें रखा गया। और करंट गवर्नर जो है 26th गवर्नर है, ठीक है, 25th जो है शक्तिकांत दास, एंड 26th जो है अभी जो गवर्नर है दैट इज संजय मल्होत्रा। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरबीआई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाकी फंक्शंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अगले जो भी वीडियोस होंगी, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।